So next concept we'll start today is Dalton's law of partial pressure. Write down the title. It is Dalton's law of partial pressure. Write down Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. पहले लॉ लिखेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. So first write down the law. When two or more than two non-reacting gases, when two or more than two non-reacting gases, when two or more than two non-reacting gases, when two or more than two non-reacting gases are taken in a closed container, then at constant temperature, then at constant temperature the total pressure inside the container is sum of partial pressure of all the gases. Sum of partial pressure of all the gases. When two or more than two non-reacting gases are taken in a closed container, then at constant temperature the total pressure inside the container is sum of partial pressure of all the gases. इसको बोलते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब जैसे मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें लेट से हमारे पास चार गैसेस हैं A, B, C, D. This is the container in which we have four gases. Let's say gas A के moles Na, gas B के moles Nb, gas C के moles Nc और gas D के moles Nd. So we have four gases with moles Na, Nb, Nc and Nd. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस. इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस मतलब बाकी गैस के प्रेशर अलग अलग हैं, तो हर गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर अगर आप निकाल रहे हैं तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस आर Pa, Pb, Pc एंड Pd रिस्पेक्टिवली. ठीक है. कंटेनर का वॉल्यूम V और टेम्परेचर T हमने फिक्स ले रखा है क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में गिवन है. क्लोज कंटेनर है और टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो V है और टेम्परेचर जो है वो T है जो कि कांस्टेंट है. ठीक है. अब आपको मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि गैसेस का वॉल्यूम अपना वॉल्यूम नहीं होता. गैस जिस कंटेनर में फिल की जाती है उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है. तो चारों गैसेस के लिए वॉल्यूम तो V फिक्स हो गया क्योंकि गैस A भी उसी कंटेनर में, गैस B भी उसी कंटेनर में, गैस C भी उसी कंटेनर में, गैस D भी उसी कंटेनर में. तो जिस कंटेनर में गैस जाती है गैस उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है. तो गैस A का वॉल्यूम भी V होगा, गैस B का भी वॉल्यूम V होगा, गैस C का भी वॉल्यूम V होगा और गैस D का भी वॉल्यूम V होगा. तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन वेरिफिकेशन तो बाद बताता हूँ. पहले अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो रूल आएगा, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस होता है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इट इज टोटल प्रेशर PT इक्वल टू
पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। अब और एक गैस होती तो वो भी इसी में ऐड कर देते। बट ध्यान रखना है कि लॉ इज वैलिड व्हेन गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग। अगर गैस रिएक्ट कर गई तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, तो लॉ काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो पीटी है वो टोटल प्रेशर है, पीटी इज टोटल प्रेशर। ठीक है, अब आप आइडियल गैस इक्वेशन से वेरीफाई कर लो इस बात को। सबसे पहले हम पी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ गैस इज एन ए इंटू आर टी बाई वी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा। सिमिलरली पी बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा एन बी इंटू आर टी बाई वी। सिमिलरली पी सी लिखेंगे तो दिस इज एन सी इंटू आर टी बाई वी। और गैस डी का प्रेशर लिखेंगे पी डी, तो वो आ जाएगा एन टी इंटू आर टी बाई वी। पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाना है सीधे सीधे, एन टी इंटू आर टी बाई वी। ये देखो सारे गैसेस के अपने इंडिविजुअल प्रेशर हो गए। अब यहीं पे अगर आप टोटल प्रेशर लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, ये टोटल मोल्स हो गए, इंटू आर टी बाई वी। तो आप ध्यान से देखो ऊपर वाले चारों वैल्यूज को अगर ऐड करके लिखोगे तो पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी आ जाएगा डायरेक्टली। ये तो लॉ वेरीफाई हो गया। अच्छा, आप किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर में अगर टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो तो पी ए बाई पी टी अगर लिखते हैं हम लोग, तो दिस कम्स आउट टू बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी आ जाएगा। और किसी एक गैस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स लिखेंगे तो इसी को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से ही लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही लिख सकते हैं। यहाँ से देखो एक फॉर्मूला बन गया, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर आप अप्लाई करो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर चेक करोगे रेशियो में, तो अगर पी ए बाई पी वी निकालेंगे तो ये पार्शियल प्रेशर का रेशियो देखो मोल्स के रेशियो में इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हुआ रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स। वॉल्यूम का प्रेशर प्रोपोर्शनल तो मोल की कंडीशन है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इस लॉ को बोलते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ। पूरा लॉ नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात बताते हैं। So now write down a question. A mixture of helium and SO2 at 1 bar pressure contains 20% by weight of helium. Partial pressure of helium will be, तो देखो हीलियम का 20% बाई वेट दिया हुआ है। 20% बाई वेट का मतलब 20 ग्राम हीलियम हुआ तो 80 ग्राम SO2 हो गया। ये मतलब हुआ इसका पहले इसका इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, 20 ग्राम हीलियम है अगर रेशियो में तो 80 ग्राम SO2 हो जाएगा। और अभी कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ SO2 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो अपने को 1 बार दे रखा है, पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आ जाएगा, मोल्स ऑफ हीलियम लिखेंगे तो 20/4 और मोल्स ऑफ SO2 लिखेंगे तो 80/64 इंटू 1। ये सॉल्व करके आप प्रेशर निकाल लीजिए कितना आ रहा है। इसका आंसर सॉल्व होकर 0.8 बार आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। Next question is equal doses of sulfur dioxide and oxygen gases are mixed in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of total pressure exerted by sulfur dioxide. तो ये भी क्या हुआ, बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 निकालना है। मोल कॉन्सेप्ट तक हम लोग उसको प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल से सॉल्व कर देते हैं। अभी आप डाल्टन्स लॉ डायरेक्ट लगा सकते हो।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इनटू टोटल प्रेशर। तो उसमें पूछा हुआ था फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 बाय टोटल प्रेशर लिखना है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 आ जाएगा। दोनों के मासेस इक्वल दिए हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 बाय और टोटल प्रेशर, तो ये आ जाएगा moles of SO2 which is x by 64 divided by moles of SO2 plus moles of oxygen। ये सॉल्व करके आप आंसर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सॉल्व होकर 2/3 आ जाएगा। ये सॉल्व होकर 1/3 आ रहा होगा, कैलकुलेशन चेक कर लो। दिस कम्स आउट टू बी 1/3। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉ फॉलो करेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। राइट डाउन द नेक्स्ट टाइटल, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। नेक्स्ट लॉ लिखते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए सेम लॉ अप्लाई होता है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसेस की इंटरमिक्सिंग विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और इफ्यूजन का मतलब आपको बताया था गैस का लीकेज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम अ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए सेम लॉ काम करता है। तो पहले हम लोग लॉ लिखेंगे सबसे पहले एक स्टेप में। तो राइट डाउन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। सबसे पहले लॉ लिखेंगे, लॉ लिखो सबसे पहले। राइट डाउन द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, rate of diffusion or effusion of a gas, rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to rate of diffusion or effusion is inversely proportional to square root of vapor density of gas, square root of vapor density of gas square root of vapor density of gas at constant pressure and temperature, at constant pressure and temperature। Rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to square root of vapor density of gas at constant pressure and temperature। अब देखो अगर इसी को मैथमेटिकली लिखें तो रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम सब जानते हैं कि वेपर डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो वेपर डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को लिखेंगे तो ये आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू रूट ओवर M2/M1, क्योंकि बाई 2 तो घट जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहाँ जो R1 R2 है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है और M1 M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस है। सो R1 एंड R2 आर rate of diffusion or effusion, rate of diffusion or effusion
of gases with molecular masses m1 and m2 respectively. ठीक है। अब अगर यहीं पे प्रेशर भी वेरी कर जाता है तो यही लॉ R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1 इंटू P1/P2 हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो यही R1/R2 इक्वल टू √m2/m1 इंटू T1/T2 हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बेसिकली तीन इक्वेशंस हैं जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। पहली इक्वेशन होगी R1/R2 इक्वल टू √m2/m1 फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। अगर केवल टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो इंटू P1/P2 हो जाएगा। P1 और P2 गैसेस के पार्शियल प्रेशर होते हैं और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो T1/T2 आ जाएगा। यहाँ पे अलग से लिख लीजिएगा P1 एंड P2 आर पार्शियल प्रेशर्स। P1 and P2 are partial pressure of gases. Partial pressure of gases. ठीक है। और अगर ये इफ्यूजन का केस होता है तो जिस होल से गैस लीक कर रही होती है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ये पॉइंट लास्ट में ऐड कर लीजिए अलग से, यहाँ पे नोट बना के पॉइंट अलग से लिख लीजिए। रेट ऑफ diffusion is directly proportional to rate of diffusion is directly proportional to area of cross section of hole। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल। और यहाँ पे जिस होल से गैस लीक कर रही होती है उसके लिए हम लोग टेक्निकल टर्म में ओरिफाइस टर्म यूज करते हैं। इसी को टेक्निकल टर्म में ओरिफाइस बोला जाता है। ओरिफाइस उस होल को बोला जाता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो अब देखो यहाँ से समझ आ गया होगा कि आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है। So now write down a question. The molecular weight of gas which diffuses through a porous plug at 1/6 of the speed of hydrogen under identical condition is। तो देखो गैस जो है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफ्यूज कर रही है तो वी कैन राइट रेट ऑफ गैस अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोजन और कंडीशंस आइडेंटिकल है तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो उसने बोला हुआ था गैस डिफ्यूजेस इन अ पोरस प्लग विद 1/6 स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ गैस बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन अगर लिखेंगे तो 1/6 हो गया। तो उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू √2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस सॉल्व करके लाओगे ये 72 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार चेक करके। Now another question. A mixture containing 2 moles of helium and 1 mole of CH4 is taken in a closed container and made to effuse through a small orifice of container. Then what is the correct effused volume percentage of helium and CH4 respectively? ठीक है। तो देखो अब ये फ्यूजन का केस है। अब देखो दोनों के मोल्स अलग अलग हैं तो इसका मतलब दोनों के पार्शियल प्रेशर अलग अलग हो जाएंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में सीखा था
कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 लिखेंगे. दिस इज नथिंग बट मोल्स ऑफ हीलियम बाई मोल्स ऑफ CH4. तो ये वैल्यू देखो 2/1 आ जाएगी हमारे लिए. ठीक है. थोड़ा सा अगर डायग्राम से समझो तो देखो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें CH4 और हीलियम है और इसके एक स्मॉल से होल से गैस इफ्यूज कर रही है, यहाँ से बाहर जा रही है. इसमें 2 मोल हीलियम है हमारे पास स्टार्टिंग में और 1 मोल CH4 है. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा. अब आप जानते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चलेंगे तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है. तो जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वही मोल्स का रेशियो आएगा. ठीक है. ये समझ में आया. तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ हीलियम को VHE मान लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ CH4 को VCH4 मान लो. तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 लिखेंगे. अब देखो दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर अलग अलग है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, √M2/M1 दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 बाय हीलियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4. ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है. तो अब फ्यूजन ऑफ हीलियम लिखेंगे अगर हम इसकी जगह. तो हीलियम का फ्यूज हुआ उसका He वॉल्यूम T टाइम में और CH4 का फ्यूजन लिखेंगे तो CH4/T टाइम is equal to root over molecular mass of CH4 16, helium is 4, partial pressure of helium और CH4 का रेशियो 2:1. ठीक. यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हीलियम बाय वॉल्यूम ऑफ CH4 अगर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हीलियम बाय वॉल्यूम ऑफ CH4 लिखोगे अगर, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 4/1. आपसे परसेंटेज पूछा है तो 80:20 हो गया. इसी को परसेंटेज में लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम बाई वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो गया, 80%:20%. 4:1 आ जाएगा सब कुछ सॉल्व करके. 80%:20%. ठीक. सो विल स्टॉप हियर. सर एक सो लास्ट हम लोगों ने ग्राम्स लॉ में आगे कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. In a 1 meter long tube, from one end ammonia and from other end HCl gas is allowed to diffuse under identical conditions. At what distance from ammonia and white fumes of NH4Cl are obtained for the first time. ठीक है. और नीचे मैंने आपको डायग्राम बनाया दिया हुआ है. एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जिसको आपको डील करना है. तो अब देखो एक एंड से आपने अमोनिया और दूसरे एंड से अगर HCl गैस पास करी हुई है तो इसका मतलब अमोनिया भी डिफ्यूज करेगी और HCl गैस भी डिफ्यूज करेगी. अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ग्राम्स लॉ से डील करेंगे. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से अमोनिया एंड से x डिस्टेंस पे सबसे पहली बार व्हाइट फ्यूज फॉर्म हो रही है. ठीक है. तो उसका मतलब अमोनिया कितनी डिफ्यूज हुई. अगर हम इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A अज्यूम कर लें, सो लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इज A. तो अगर हमने अमोनिया एंड से x डिस्टेंस तक ट्रैवल कराया तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम ट्रैवल हुआ, x इंटू ए और t टाइम में. तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया हो गया. और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl लिखेंगे तो उतने ही टाइम में HCl ने कितना ट्रैवल करा, 100 माइनस x इंटू ए. ये वॉल्यूम हो गया डिवाइडेड बाय t. जितने टाइम में अमोनिया का x इंटू ए वॉल्यूम मूव करा t टाइम में, उतने टाइम में HCl कितना मूव करा, 100 माइनस x इंटू ए बाई टी. बस आप ग्राम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है. ये दोनों रेट निकाल लिए हमने. अब अगर हम यहाँ पे ग्राम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ अमोनिया बाई रेट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू √M2/M1 लगाओ. उसको जरा सॉल्व करके आंसर निकालना है आपको. तो देखो इसमें क्या है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl लिखेंगे तो आ जाएगा √over मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया. उसको अगर डेटा से पुट करेंगे तो आ जाएगा x/100 माइनस x
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36.5/17, और 36.5 में अगर 17 से डिवाइड कर दोगे तो 2.25 समथिंग बनेगा, और 2.25 का रूट लिखेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। यहाँ से x अपॉन 100 माइनस एक्स की वैल्यू 3/2 बन जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन है बट क्लोज टू दिस ही आंसर आना चाहिए। So write down another question. In a classroom of 15 rows, from first row laughing gas, that is N2O, and from last row weeping gas, that is C10H5N2Cl. कभी कभी इसके दूसरा वर्जन भी दिया होता है, वीपिंग गैस का एक और फॉर्मूला होता है जो वीपिंग गैस की तरह यूज करते हैं, दैट इज C6H11OBr, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से सॉल्व करना है। सो वीपिंग गैस C10H5N2Cl are allowed to diffuse under identical conditions, then which row student will start laughing and weeping simultaneously for the first time? तो देखो उसमें जो सबसे पहले आपको कॉमन सेंस की बात सीखनी है वो ये है कि अगर 15 रोज हैं तो 15 रोज के बीच में जो गैप्स बनेंगे टोटल वो 14 होंगे। आई विश पहले आप ये बात समझ पा रहे होगे। अगर मैंने एक क्लासरूम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो उसमें अगर 15 रोज हैं तो जो गैप्स बिटवीन द रोज होंगे वो 14 होंगे। ये अगर हमारी जैसे फर्स्ट रो है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये ऐसे 15 इक्वी डिस्टेंट रोज होगा। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 रोज। ठीक है, इस वाले एंड से उसने लाफिंग गैस N2O पास की हुई है और इस वाले एंड से वीपिंग गैस पास की हुई है, दैट इज C10H5NCl N2Cl। गैस कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए मॉलिक्यूलर मास का खेल है। तो दीज आर द टू गैसेस जो हमने फ्रंट रो और बैक रो से पास की हुई है। तो उसमें बस कॉमन सेंस जो ध्यान से देखने वाली चीज़ है वो ये है कि 15 रोज में 14 गैप्स होंगे, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है अगर उसको इक्वी डिस्टेंट x मान के चले तो 14x होगा। ठीक है, अब बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करके देखो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रंट से डिस्टेंस के टर्म में सॉल्व करते हैं क्योंकि डिस्टेंस से ही ट्रैवलिंग हो रही है। तो अगर एक रो के बीच का सेपरेशन x अज्यूम कर लिया जाए तो ये 14x टोटल डिस्टेंस हुई। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 14x, राइट। तो अगर हम अज्यूम करने की ये nth रो है हमारे लिए, या कोई भी डिस्टेंस अज्यूम कर लो फ्रंट से, तो अगर टोटल x है तो अगली वाली डिस्टेंस 14 माइनस x हो जाएगी। समझ में आ गया ना, कुछ भी वैल्यू मार्क कर लो। तो हम अज्यूम कर लें लेट्स इट इज nth रो, लेट्स इट इज nth रो फ्रॉम फ्रंट। तो अगर nth रो फ्रॉम फ्रंट हुआ तो फ्रंट से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो कितनी हुई? nx। फ्रंट से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई दैट इज nx, और बैक से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई तो वो कितनी हुई? तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2O लिखेंगे ये आ जाएगा nx इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/T मान लो। एरिया हटा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एनवायरनमेंट तो कॉमन है तो बाई टी लिख लो, बस इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। और रेट ऑफ वीपिंग गैस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस nx बाय टी। अब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने? मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O तो 44 आएगा शायद। अगले वाले का मॉलिक्यूलर मास बताओ। 188.5। 188.5। 188.5 बाई 44। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे रेशियो के हिसाब से आ जाएगा x अपॉन x तो कट जाएगा n अपॉन 14 माइनस n आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी n अपॉन 14 माइनस n इज इक्वल टू रूट ओवर 188.5 बाई 4। लमसम बताओ ये कितना आएगा? बाई 44। एक बार इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? आधे तो इसी में चले गए होंगे। तो फ्रंट रो में फ्रंट से चलेंगे तो nx डिस्टेंस में ये चीज़ जाएगी, तो हमारा n अगर 9 आ रहा है तो ये रो नंबर 10 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना जब हमारा डिस्टेंस x होगी तो रो नंबर 2, 2x होगी तो रो नंबर 3, 3x होगी तो रो नंबर 4, 9x आएगी तो रो नंबर 10 पहुंच जाएंगे।
क्योंकि गैप एक कम है, तो उसका आंसर लिखेंगे 10th रो। उसका आंसर पे ध्यान देना, इट्स रो विल बी 10th रो। इंटीजर टाइप में बहुत टफ सवाल हो जाएगा, क्योंकि आप एकदम सही आंसर निकालने के बाद भी आंसर गलत कर सकते हो। इसके बाद देखो एक नया कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो ग्राहम्स लॉ है, इसको यूज करके हम लोग गैसेस का सेपरेशन करते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है, दिस इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ द गैसेस। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए इसमें, एनरिचमेंट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, एनरिचमेंट ऑफ द गैसेस। enrichment of gases. So you can write it is a separation technique of gases using the concept of Graham's law. It is a separation technique. It is a separation technique. It is a separation technique. It is a separation technique of gases using principle of Graham's law. ठीक है, तो अगर बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो ये न्यूक्लियर फ्यूल्स के केस में यूज किया जाता है। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सबसे पहली बार यूज किया गया था, और बहुत सक्सेसफुली यूज होता है। तो प्रैक्टिकल यूजेस में अगर समझना है तो ये प्रैक्टिकली वहाँ पे यूज होता है। अदरवाइज अगर हम अपने कॉन्सेप्ट से चले तो हम गैसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। आप एग्जाम्पल में लिख लो इस चीज़ को, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। सर यूरेनियम गैस होती है? वेपर बना लेते हैं उसको। यूरेनियम टेम्परेचर अकेले ना वो तो। सो फ्रॉम मिक्सचर ऑफ यूरेनियम 235 238 जो नेचर में मिलता है, उसमें यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए या न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। तो अगर इसका रूल लिखना है तो फ्रॉम नेचुरल यूरेनियम 235 238 रेशियो to enhance uranium 235 enrichment process is used. Enrichment technique is used. ये इसका प्रैक्टिकल यूज है, अगर समझना है तो क्वेश्चन बनाने वाला भी इस चीज़ को यूज कर सकता है। सो इट्स द स्मार्ट वर्क। अब मैं आपको सिर्फ इसका फिनोमिनन सिखा रहा हूँ कि करते कैसे इसको। तो उसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े कॉन्सेंट्रिक बैलून्स का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पहले इस चीज़ को ज़रा समझेंगे। मतलब डायग्राम में तो उतना बढ़िया नहीं बनेगा, लेकिन समझाने के लिए डायग्राम बनाता हूँ। जैसे हमने ये एक बैलून लिया, इसके अंदर एक दूसरा बैलून डाला, मतलब वो मैकेनिज्म कैसे होगी वो अभी आप मत सोचिएगा प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर एक और बैलून लिया, 3-4 केस तक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फिर इसके अंदर एक और बैलून लिया, ऐसे एक के अंदर एक बैलून अवेलेबल है। जो सबसे अंदर वाला बैलून है उसमें 2 गैसेज हैं, ए और बी। गैस ए के जो मोल्स हैं उसको हम लोगों ने Na एज्यूम कर लिया, और गैस बी के जो मोल्स हैं उसको Nb एज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ द टेक्निक इज कि हम 1 बाय 1 इन बैलून्स को पंचर कर रहे हैं। सबसे पहले इस बैलून को पंचर किया तो गैस बैलून 1 से मूव करके 2 में मूव करेगी। तो 2 के अंदर जो परसेंटेज आएगा सबसे पहले वो लिखना है। ठीक है, समझ आया? तो 2 के अंदर जो मोल्स ऑफ NaNb बनेगा हमारे लिए, वो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हम लोग बैलून 1 से, ये बेसिकली इफ्यूजन प्रोसेस हुआ, बैलून 1 टू बैलून 2 जा रहे हैं हम लोग। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन। इफ्यूजन के केस में जो गैस 1 के मोल्स बाहर आए वो हो गए Na- बाई टाइम टी, वो लिख नहीं रहा, वो कट जाएगा अपने आप, समझ गया ना। और बाई गैस B बाई टी, अगर आपको थोड़ा नहीं क्लिक कर रहा है तो रेट लिखने के लिए मोल्स ऑफ गैस बे बाई टाइम टी
एंड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैस बी बाय टाइम टी, क्योंकि सेम टाइम के लिए दोनों गैसेस डिफ्यूज होंगे तो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन राइट Na डैश बाय Nb डैश। ये बेसिकली क्या हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रूट ओवर Mb बाय Ma इंटू P1 बाई P2। पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होता है, मोल्स का रेशियो, इंटू Na बाई Nb लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अगर किसी को नहीं क्लिक कर रहा है तो मैं पहले ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। सो इट इज R1 बाई R2 इज इक्वल टू रूट ओवर M2 बाई M1 इंटू P1 बाई P2 लिखना होता है एक्चुअली में। अब मैंने दो कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई कर दिए कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मोल्स अपॉन टाइम है, तो टाइम कट जाएगा, और पार्शियल प्रेशर का रेशियो मोल्स का रेशियो होता है। तो बैलून 1 से बैलून 2 में जाएंगे तो ये गैसेस के मोल्स आ जाएंगे, तो बैलून 2 के अंदर जो गैसेस का रेशियो होगा वो रेशियो बदल चुका होगा। अब बैलून 2 से 3 में चले जाओ, बैलून 2 से 3 के लिए अगर हम डिफ्यूजन फिर से लगाएंगे तो बैलून 3 के अंदर जो मोल्स आ रहे हैं लेट्स से वो Na डबल डैश है। डैश इसलिए लगा रहा हूँ तो आपको पता चले आपको कौन सा ऑर्डर ऑफ टाइप डिफ्यूजन है। सो Na डबल डैश बाई Nb डबल डैश लिखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर Mb बाई Ma इंटू, अब बैलून 2 के अंदर मोल्स कितने हैं, Na डैश बाई Nb डैश। अब Na डैश बाई Nb डैश की वैल्यू पहले वाले फॉर्मूले से इसमें पुट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर Mb बाई Ma होल स्क्वायर इंटू Na बाई Nb। नहीं बात सर होल स्क्वायर। आप Na डैश बाई Nb डैश की वैल्यू पुट करो ना, Na डैश बाई Nb डैश की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर M2 या Ma इंटू Na बाई Nb, तो Ma या Na दो बार नहीं आ जाएगा। ये फिर यही काम एक बार और करो, आप सपोज करो बैलून 3 से बैलून 4 में जा रहे हैं, मतलब ऑल्दो टेक्निकल अपरेटस थोड़ा और टेक्निकल होता है, मतलब मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब 3 से 4 में गए मतलब तीसरी बार रिफ्यूजन कराया, तो ये Na ट्रिपल डैश बाई Nb ट्रिपल डैश हुआ, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर Mb बाई Ma, और मोल्स ऑफ बैलून 3 लिखना पड़ेगा तो Na डबल डैश बाई Nb डबल डैश, और Na डबल डैश बाई Nb डबल डैश की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले से पुट करेंगे तो आ जाएगा Mb बाई Ma पावर 3 इंटू Na बाई Nb। यस तो देखो हर बार जो है वो रूट ओवर Mb बाई Ma का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है जरा मोल्स में, यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट फैक्टर। अब इसी को जनरलाइज कर दें तो आफ्टर nth स्टेप ऑफ डिफ्यूजन, आफ्टर nth स्टेप ऑफ डिफ्यूजन मोल्स ऑफ गैस A बाई गैस B अगर हम Na बाई Nb एज्यूम कर लेते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी रूट ओवर Mb बाई Ma पावर n इंटू Na बाई Nb। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। कभी आपको अगर डायरेक्ट एनरिचमेंट परसेंटेज निकालना होगा कि कितना कॉम्पोजिशन पहुंचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो रूट ओवर Mb बाई Ma होता है उसको बोलते हैं एनरिचमेंट फैक्टर, क्योंकि हर बार के फ्यूजन के बाद इतना फ्रैक्शन चेंज हो जा रहा है, तो दिस इज रेफर्ड एज एनरिचमेंट फैक्टर। समझ आया कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड एनरिचमेंट फैक्टर। तो क्वेश्चन लिखिए इसको, हमारे पास ऐसे चैम्बर्स हैं जिनको मैंने पहले वॉल्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, एक एक करके हम आगे वाले वॉल्स ओपन करते जाएंगे। सबसे पहले 1 और 2 कनेक्ट करेंगे, फिर 1 बंद करके 2 और 3 कनेक्ट करेंगे, फिर 2 बंद करके 3 और 4 कनेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। सो मैंने लिखा है द चैम्बर वन इन फर्स्ट चैम्बर 8 moles of SO2 and 1 mole of helium is taken and successively allowed to diffuse from chamber 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and so on. Find the mole percentage of helium in the last chamber. तो देखो यहाँ पे एनरिचमेंट ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले चैम्बर से अगर हम लोग लिखें रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम लिखेंगे, ये हो गया लेट्स से मोल्स ऑफ SO2 बाय मोल्स ऑफ हीलियम, ये वैल्यू लिखने वाले हैं, डैश करके लिख लेते हैं, दिस इज रूट ओवर molecular mass of helium by molecular mass of SO2
into initial moles of SO2 by initial moles of helium. अगर लास्ट चैम्बर तक बात करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 चैम्बर्स हैं, तो 5 बार इफ्यूजन कराएंगे हम लोग। चैम्बर का नंबर नहीं लिखना होता है, कितने बार इफ्यूजन करा रहे हैं वो देखना है। तो 1 से 2 एक इफ्यूजन, 2 से 3 दूसरा इफ्यूजन, 3 से 4 तीसरा इफ्यूजन, 4 से 5 चौथा इफ्यूजन, 4 से 5 फिफ्थ इफ्यूजन। तो यहाँ पावर 5 लग जाएगी। बस मोल का रेशियो निकाल लेंगे। मोल रेशियो ऑफ SO2 बाय मोल्स रेशियो ऑफ हीलियम जो आएगा, दिस कम्स आउट टू बी √4/64 इनटू मोल्स ऑफ SO2 8 बाय मोल्स ऑफ हीलियम 1 दे रखा है स्टार्टिंग में। इसको सॉल्व करो पहले। तो 16 आ जाएगा, रूट लेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2:1 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप मोल परसेंटेज ऑफ हीलियम लिखेंगे तो आ जाएगा 1/3 इंटू 100, यानी लगभग 33.33%। जबकि स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ देखोगे तो स्टार्टिंग परसेंटेज वॉज 1/9, यानी 3 टाइम्स प्रोसेस एनहांस कर गया। अगर स्टार्टिंग परसेंटेज देखोगे तो दैट वॉज अराउंड 11%। तो उस चैम्बर में जो 11% हीलियम थी वो इनरिच करके 33% पे पहुंच गई 6 स्टेप्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ द गैसेस। ठीक है, यहाँ पावर 5 भी लगाएंगे ना, तो पावर 5 करने से 1/128 आ रहा है, तो आप हीलियम का परसेंटेज तो आप देखो क्लोज टू 100% पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हीलियम लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 128/129 इंटू 100। मतलब जो हीलियम पहले लगभग 10% के आसपास थी वो अब ऑलमोस्ट प्योर हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑल्दो थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो फ्यूजन के लिए नॉर्मल कंडीशंस लगा रहे हैं वर्कआउट नहीं करेंगे, तो ये लगभग 99.22% पहुंच जाएगा। तो आप देखो यहाँ से ऑलमोस्ट प्योर हीलियम हमने चैम्बर नंबर 6 में गेन कर लिए। समझ गए? तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि चैम्बर नंबर 5 में प्योर SO2 बच रही होगी। तो इस प्रोसेस से हम लोग गैसेस को प्योरीफाई कर लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ द गैसेस। लास्ट